प्यारे बच्चों, आप सभी का इस भौतिक विज्ञान की कक्षा में स्वागत है। मैं प्रीति सिंह, प्रवक्ता राजकीय कन्या इंटर कॉलेज इंदुपुर देवरिया से आज आपके समक्ष कक्षा 11 विषय भौतिक विज्ञान का अध्याय 8 गुरुत्वाकर्षण के भाग 4 को लेकर उपस्थित हूँ। बच्चों, भाग 1, भाग 2 और भाग 3 का अध्ययन आपने कर लिया है। भाग 3 में हमने पलायन ऊर्जा क्या होता है, पलायन चाल क्या होता है, इसके बारे में हमने जाना और समझा। आइए जरा देखते हैं कि आज इस भाग 4 के चर्चा के बिंदु क्या हैं। तो सबसे पहले हम भू उपग्रह के बारे में जानेंगे कि भू उपग्रह क्या होता है, प्राकृतिक उपग्रह और कृत्रिम उपग्रह क्या है, इसके बारे में जानेंगे समझेंगे। फिर कृत्रिम उपग्रहों के उपयोग को समझेंगे, कक्षीय चाल क्या होता है और उपग्रह का परिक्रमण काल क्या होता है, इसको भी जानेंगे और समझेंगे, उसका परिकलन करेंगे। तत्पश्चात हम उपग्रह की बंधन ऊर्जा और प्रक्षेप के द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई को देखेंगे। तो बच्चों, भू उपग्रह जानने के पहले हम ये जान लेते हैं कि उपग्रह क्या होता है। वे आकाशीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर परिक्रमण करते हैं उपग्रह कहलाते हैं। तो बच्चों, आइए देखते हैं भू उपग्रह क्या होता है, अर्थ सैटेलाइट्स क्या होता है। तो जैसा कि नाम से आप देख रहे हैं कि भू उपग्रह मतलब कि पृथ्वी, भू मतलब पृथ्वी, पृथ्वी के उपग्रह अर्थ सैटेलाइट्स। तो भू उपग्रह वह पिंड हैं जो पृथ्वी के परितः परिक्रमण करते हैं। इनकी गतियां ग्रहों की गतियों के बहुत समान होती हैं, इसलिए केपलर के ग्रह गति जो नियम है इन पर भी समान रूप से लागू होते हैं। पृथ्वी का जो एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है वो है चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27.3 डेज लगाता है, अर्थात 27.3 दिन ये में एक चक्कर लगाता है, अर्थात उसका परिक्रमण काल 27.3 दिन है। तो बच्चों, इसके अलावा भी मानव आज का जो वैज्ञानिक हैं वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जो कृत्रिम सैटेलाइट्स है, उसको पृथ्वी की विभिन्न कक्षाओं में, एक निश्चित कक्षाओं में प्रक्षेपित करते हैं और वो इसके चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित वह पिंड जो पृथ्वी के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में परिक्रमण करने लगता है कृत्रिम उपग्रह कहलाता है। जैसे कि ये आप चित्र में देख सकते हैं। कृत्रिम उपग्रह भी पृथ्वी द्वारा आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत ही पृथ्वी के परितः एक दीर्घवृत्तीय कक्षा में घूमता है, ये कृत्रिम उपग्रह कहलाता है। बच्चों, उपग्रह दीर्घवृत्तीय कक्षा में घूमता है, लेकिन गणितीय विवेचना के लिए हम उपग्रह की कक्षा को लगभग वृत्तीय कक्षा मान लेते हैं। कहने का अर्थ है कि जैसे हम जानते हैं कि वृत्तीय कक्षा में जो भी पिंड वृत्तीय गति करते हैं तो उसमें एक अभिकेंद्र बल लगता है। तो कृत्रिम उपग्रह हो या प्राकृतिक उपग्रह, दोनों में क्या होता है कि ये जो अभिकेंद्र बल लगता है वो पृथ्वी द्वारा उस उपग्रह पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। बच्चों, कृत्रिम उपग्रह के उपयोग क्या है, यूजेज ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या है, आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले इनसे वायुमंडल के ऊपरी क्षेत्रों का अध्ययन किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है कि पृथ्वी के आकार के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है और मौसम की पूर्व सूचना पृथ्वी पर भेजी जा सकती है। जैसे कि आजकल हम पता चल जाता है कि बारिश होने वाली है, तूफान आने वाले हैं, तो ये क्या है, ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के द्वारा ही ये सूचनाएं प्राप्त होती हैं। सूर्य तथा अंतरिक्ष से रेडियो संवादों को भेजने में भी ये आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट्स हैं वो मदद करते हैं। विमान चालक उपग्रहों को दिशा निर्देशक के रूप में प्रयोग कर सकते हैं और उल्का पिंडों का भी अध्ययन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स द्वारा किया जाता है। बच्चों, जैसा कि हमने बताया कि ये जो सैटेलाइट्स होते हैं वो अर्थ के चारों तरफ क्या होता है कि एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। तो मान लीजिए ये वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं तो ये एक वृत्तीय गति में होंगे और ये एक निश्चित चाल से वृत्तीय गति कर रहे होंगे। तो जिस चाल से ये निश्चित कक्षा में परिक्रमण करते हैं अर्थ का, उस चाल को कक्षीय चाल कहते हैं। आइए देख लेते हैं कि कक्षीय चाल क्या है। कि प्रत्येक उपग्रह अपने ग्रह के चारों ओर जिस चाल से अपनी कक्षाओं में गति करते हैं उसे उपग्रह का कक्षीय चाल कहते हैं।
बच्चों आइए कक्षीय चाल का परिकलन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये पृथ्वी है और इसका द्रव्यमान me है। ये देखिए इसका द्रव्यमान me है, इसकी त्रिज्या re है और इसके केंद्र से r डिस्टेंस पर एक सैटेलाइट है जो कि इसके वृत्तीय चारों तरफ वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण कर रहा है। तो इस सैटेलाइट की कक्षा में जो चाल होगी उसे ही हम बोलेंगे, इस कक्षा में उसकी कक्षीय चाल होगी, ऑर्बिटल स्पीड होगी। बच्चों जैसा कि हमने बताया कि यदि कोई भी सैटेलाइट किसी ग्रह का चारों तरफ वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो कब होगा वृत्तीय गति? जब वो सैटेलाइट से केंद्र की ओर एक अभिकेंद्र बल लगेगा और ये अभिकेंद्र बल इस अर्थ और सैटेलाइट यानी कि अर्थ के द्वारा सैटेलाइट पे लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होगा। तो मान लीजिए कि ये जो सैटेलाइट्स है इसका द्रव्यमान m है और ये पृथ्वी के केंद्र से r दूरी पर स्थित है और वो वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगा रहा है। तो अगर उसका वेग भी है तो हम लिख सकते हैं अभिकेंद्र बल F अभिकेंद्र, ये हो जाएगा mv² अपॉन r, इक्वेशन नंबर 1। और ये पृथ्वी इस सैटेलाइट्स पे एक गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगी, उसको हम लिख सकते हैं F गुरुत्वाकर्षण, ये हो जाएगा कैपिटल G कैपिटल M E M अपॉन r², इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से चूंकि वृत्तीय गति हो रही है तो हम लिख सकते हैं mv² अपॉन r इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M E M अपॉन r²। यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो v² इक्वल टू आ जाएगा कैपिटल G कैपिटल M E अपॉन r। r क्या है बच्चों? पृथ्वी के केंद्र से सैटेलाइट की दूरी। अगर हम ये मान लें कि पृथ्वी के सतह से ये जो डिस्टेंस है, पृथ्वी के सतह से सैटेलाइट की जो दूरी है वो h है और पृथ्वी की त्रिज्या क्या है मान लीजिए, वो re है। तो हम लिख सकते हैं चित्र से r इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कैपिटल re प्लस h। अब इस इक्वेशन में हम यहाँ से ये पुट करें तो हम लिख सकते हैं v² इक्वल टू कैपिटल G M E अपॉन re प्लस h। और इस इक्वेशन से वो जो कक्षीय चाल होगा v इक्वल टू ये आ जाएगा, यहाँ से देखिए अंडर रूट कैपिटल G M E अपॉन re प्लस h। ये देखिए यहाँ पे ये इक्वेशन प्राप्त हो गया। अब हमको पता है कि स्मॉल g इक्वल टू क्या होता है, अर्थात एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण होता है स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल G M E अपॉन r² स्मॉल g क्या है, पृथ्वी की सतह पे गुरुत्वीय त्वरण। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं G M E इक्वल टू G re²। अब इस इक्वेशन को अगर इसमें हम पुट करते हैं तो v इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट G re² अपॉन re प्लस h। और यहाँ से हम लिख सकते हैं v इक्वल टू re अंडर रूट G अपॉन re प्लस h। हम इस तरह लिख सकते हैं v और g में ये रिलेशन प्राप्त होगा। ये देखिए अब मान लीजिए बच्चों कि पृथ्वी इसका एक चक्कर, माफ करिएगा, मान लीजिए कि ये जो सैटेलाइट है पृथ्वी का एक चक्कर कैपिटल T टाइम में लगाती है, तो हम देखें कि परिक्रमण काल क्या होगा। तो आइए देखते हैं परिक्रमण काल क्या होगा। तो एक चक्कर लगाने में मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये अर्थ है
और सैटेलाइट इसका चक्कर लगा रहा है ये, तो एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी क्या होगी? तो लिख सकते हैं एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी। बच्चों यहाँ पे देखिए, एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी क्या हो जाएगी? 2 पाई r। r क्या है? पृथ्वी के केंद्र से सैटेलाइट की डिस्टेंस, और अगर पृथ्वी के सतह से सैटेलाइट का जो ऊंचाई हो वो h हो, तो हम लिख सकते हैं 2 पाई r e प्लस h। और इस प्रकार एक चक्कर लगाने में लिया गया समय t बराबर क्या होगा? वो होता है दूरी बटे 4। और दूरी कितना है यहाँ से देखिए, 2 पाई ब्रैकेट में r e प्लस h डिवाइडेड बाई चाल क्या था? अंडर रूट कैपिटल G m e अपान r e प्लस h। इसको हम सॉल्व करेंगे तो t इक्वल टू देखिए हम लिख सकते हैं 2 पाई, यहाँ पे हो जाएगा, इसको लिखें तो r e प्लस h, और ये r e प्लस h को हम लिख सकते हैं r e प्लस h, जब ऊपर जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाई g m e टू पावर हाफ। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ से लिख सकते हैं यहाँ से देखिए हम लिख सकते हैं t इक्वल टू, ये पावर यहाँ पे 1 है, 1/2 है, तो ये हो जाएगा 2 पाई r e प्लस h टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाई g m e टू पावर हाफ। इसको हम लिख सकते हैं t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट r e प्लस h का क्यूब डिवाइडेड बाई कैपिटल G M E। तो बच्चों ये किसी भी सैटेलाइट का अर्थ के चारों तरफ, या ये जो परिक्रमण काल है उसके लिए सूत्र होता है t इक्वल टू 2 पाई r e प्लस h टू पावर क्यूब डिवाइडेड बाई G M E। यदि देखिए यहाँ से देखिए, यदि ये जो सैटेलाइट है वो पृथ्वी के बहुत ही निकट है, अर्थात h इज वेरी वेरी लेस देन r e, बहुत r e की तुलना में जो हाइट है बहुत है कम है, तो हम लिख सकते हैं t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट r e क्यूब डिवाइडेड बाई G M E। और G M E की जगह हम क्या लिख सकते हैं? G M E इक्वल टू G R E स्क्वायर। इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखिए t की वैल्यू जो आ जाएगी वो हो जाएगी 2 पाई अंडर रूट r e क्यूब G R E स्क्वायर, और ये आ जाएगी t की वैल्यू 2 पाई रूट, यहाँ से पावर कट जाएगा तो r e डिवाइडेड बाई g। यदि उपग्रह पृथ्वी के निकट है तो परिक्रमण काल का समय t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट r e बाई g होता है। चूंकि पृथ्वी की जो त्रिज्या है 6.4 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर है, और पृथ्वी की सतह पे जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। अगर इसकी वैल्यू हम वहाँ पे पुट करें तो जो पृथ्वी के सन्निकट जो भी पिंड होंगे और वो वृत्तीय गति में गति कर रहे हैं या जो भी उपग्रह होंगे उसका जो परिक्रमण काल आएगा वो 84 मिनट होगा। एक चीज और देखिए बच्चों, यहाँ से आपने देखा परिक्रमण काल क्या आया, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट r e प्लस h का क्यूब अपन G M E। इसको लिख सकते हैं 2 पाई अंडर रूट r e प्लस h का क्यूब अपान कैपिटल G M E। अगर हम इसके स्क्वायर कर दे तो क्या लिख सकते हैं? t स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर r e प्लस h का क्यूब अपान G M E। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं t स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपान G M E, और ये हो जाएगा r e प्लस h का क्यूब। ये देखिए 4 पाई स्क्वायर और कांस्टेंट है, कैपिटल G क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और m e पृथ्वी का मास है, तो इसको भी हम एक कांस्टेंट लिख सकते हैं और लिख सकते हैं t स्क्वायर इक्वल टू k r
ई प्लस एच का क्यूब, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर। अगर हम इसको आर लिखे, पृथ्वी के केंद्र से सैटेलाइट का डिस्टेंस, तो हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, जो कि केपलर्स का जो तृतीय नियम है, आवर्तकालों का नियम ये है। और इस प्रकार जो उपग्रह हैं वो भी केपलर के नियमों का पालन करते हैं। बच्चों आइए देखते हैं कक्षीय चाल तथा पलायन चाल में क्या संबंध है। पलायन चाल आपने पढ़ लिया है। मान लीजिए पृथ्वी के समीप को उपग्रह का कक्षीय चाल है। अभी हमने निकाला कि उपग्रह का जो कक्षीय चाल होता है इक्वल टू अंडर रूट कैपिटल जी एम ई अपान आर ई प्लस एच। अगर उपग्रह पृथ्वी के बहुत नजदीक है तो क्या हो जाएगा, h इज वेरी वेरी लेस देन आर ई। उस केस में हम लिख सकते हैं v इक्वल टू अंडर रूट जी एम ई अपान आर ई, और जी आर ई स्क्वायर होता है बराबर कैपिटल जी एम ई की। तो इसको जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हम लिख सकते हैं जी आर ई स्क्वायर अपान आर ई, और ये आ जाएगा अंडर रूट जी आर ई। तो पृथ्वी के समीप किसी उपग्रह का जो कक्षीय चाल भी इक्वल टू आता है अंडर रूट जी आर ई, और पृथ्वी तल से फेंकी गई किसी वस्तु का पलायन चाल हमने निकाला था भी ई इक्वल टू अंडर रूट टू जी आर ई। तो अगर हम इस इक्वेशन और इस इक्वेशन से डिवाइड कर रहा था v अपान v ई करें तो हम लिख सकते हैं अंडर रूट जी आर ई अपान अंडर रूट टू जी आर ई। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हम भी को लिख सकते हैं रूट टू भी, अर्थात पृथ्वी तल से फेंकी गई किसी भी वस्तु के लिए जो पलायन चाल होगा भी ई, वो उसके कक्षीय चाल के रूट टू गुना होता है। बच्चों पृथ्वी पे जो पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। देखिए आइए हम देखते हैं कि कक्षा में गतिशील उपग्रह की ऊर्जा क्या होगी। बच्चों पृथ्वी की परिक्रमा करते उपग्रह में स्थितिज व गतिज ऊर्जा दोनों होती है। जो कि जो उपग्रह है पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में है, इसलिए उस पर स्थितिज ऊर्जा होगी, और चूंकि उपग्रह उसके चारों तरफ गति कर रहा है इसलिए उसमें गतिज ऊर्जा भी होगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि उपग्रह की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो उसको लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी के ई इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। बच्चों अभी हमने कक्षीय चाल निकाला था कि 1/2 एम, और कक्षीय चाल की वैल्यू थी कैपिटल जी अंडर रूट कैपिटल जी एम ई अपान आर ई प्लस एच। तो ये उस समय उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम कैपिटल जी एम ई अपान आर ई प्लस एच। देखिए कब ये जब कोई पृथ्वी के चारों तरफ उसके सतह से h दूरी पर कोई उपग्रह है जो चक्कर लगा रहा है तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी होगी के इक्वल टू हाफ एम जी एम ई अपान आर ई प्लस एच। हम लिख सकते हैं हाफ कैपिटल जी एम ई एम अपान आर ई प्लस एच, ये काइनेटिक एनर्जी होगी। और पृथ्वी के सतह से h ऊंचाई पर उस उपग्रह की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी, वो हम लिख सकते देखे थे जब हमने गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा पढ़ा था। तो क्या हुआ था गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में हमने देखा था, वहां से हम लिख सकते हैं माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम ई एम अपान आर ई प्लस एच। और इस प्रकार जो टोटल एनर्जी होगी ई, टोटल एनर्जी कुल ऊर्जा E इक्वल टू हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा। और जब हम इसको जोड़ते हैं ये हो जाएगा प्लस 1/2 कैपिटल जी एम ई एम अपान आर ई प्लस एच माइनस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आई कैपिटल जी एम ई एम अपान आर ई प्लस
H। बच्चों यहाँ से हम देखेंगे तो जो टोटल एनर्जी है, देखिए ये जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा E इक्वल टू माइनस कैपिटल G M M E अपान 2RE प्लस H, अर्थात जो उपग्रह की कुल ऊर्जा है वो ऋणात्मक है। बच्चों ये होना भी चाहिए, क्योंकि हमने देखा था जब भी उपग्रह की किसी कक्षा में वो चक्कर लगा रहा है, अगर उसकी किसी भी पिंड की कुल ऊर्जा धनात्मक हो जाएगी या ये कह लें कि शून्य हो जाएगा तो वो पिंड अनंत पे चला जाएगा। बच्चों मान लीजिए अगर ये कोई भी पिंड है जो पृथ्वी के चारों तरफ, कोई पिंड है जो पृथ्वी के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है, तो प्रत्येक पथ के प्रत्येक बिंदु पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू अलग अलग होगी, लेकिन जो टोटल एनर्जी होगी वो नियत होगी, जैसे कि अभी हमने वृत्तीय पथ पे देखा था। बच्चों उपग्रह की बंधन ऊर्जा क्या होती है? तो पृथ्वी के परितः परिक्रमण करते किसी उपग्रह अथवा पिंड को अपनी कक्षा छोड़कर पलायन कर जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा को उपग्रह की बंधन ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर या पृथ्वी के आसपास जो भी पिंड उसका चक्कर लगा रहे हैं, उपग्रह हैं, उसकी जो हमने देखी थी कि कुल ऊर्जा थी -12 G कैपिटल MEM अपान RE। यदि +12 G MEM बाई RE ऊर्जा दे दी जाए तो टोटल एनर्जी 0 हो जाएगी और वो उस कक्षा को छोड़ के अनंत पे चला जाएगा। तो इसलिए उपग्रह के जो बंधन ऊर्जा होगी वो होगी +12 कैपिटल G MEM अपान RE इक्वल टू 1/2 mgRE। ये mgRE कहाँ से आया बच्चों? ये देखिए यहाँ से, क्योंकि G M E इक्वल टू GRE स्क्वायर होता है, और ये जब हम इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा +1/2 कैपिटल G M E M अपान, यहाँ से हम लिख सकते हैं GRE स्क्वायर M अपान RE, और एक RE से यहाँ कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 1/2 mgRE। तो ये थी बंधन ऊर्जा। आइए इन ऊर्जा को और अच्छी तरह से समझते हैं इस उदाहरण के द्वारा। पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी प्रक्षेप की पलायन चाल 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। किसी वस्तु को इस चाल की 3 गुनी चाल से प्रक्षेपित किया जाता है। पृथ्वी से अत्यधिक दूर जाने पर इस वस्तु की चाल क्या होगी? सूर्य तथा अन्य ग्रहों की उपस्थिति की उपेक्षा कीजिए। मान लीजिए पृथ्वी पे पलायन चाल एस्केप स्पीड है v इक्वल टू 11.2, इसको हम v से डिनोट कर रहे हैं, और ये है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। हम मान लेते हैं कि जो इनिशियल मतलब जिस चाल से प्रक्षेपित किया जा रहा है वो है vi, और vi क्या दिया है? 3ve के बराबर। देखिए कि वस्तु को पलायन चाल से 3 गुनी चाल से प्रक्षेपित किया जा रहा है, अर्थात इनिशियल वेलोसिटी है वो 3ve के द्वारा है, और हम मान लेते हैं कि जो अंतिम वेलोसिटी है, अनंत पे जो इसकी वेलोसिटी है वो हो जाती है vf। तो बच्चों देखिए प्रारंभिक गतिज ऊर्जा वो क्या हो जाएगा? 12 mvi स्क्वायर। फिर अनंत पर या अंतिम गतिज ऊर्जा, और उसको हम लिख सकते हैं 12 mvf स्क्वायर। इसके बाद हम प्रारंभिक जो स्थितिज ऊर्जा है वो हो जाएगा -G M E M अपान RE, और अंतिम स्थितिज ऊर्जा है अनंत पर स्थितिज ऊर्जा, अनंत पर स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा बच्चों? वो हो जाएगा 0। तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से
हम इसको लिख सकते हैं हाफ m भी आई स्क्वायर माइनस कैपिटल G m e m अपान r e इक्वल टू हाफ m भी f स्क्वायर प्लस 0, अनंत पे स्थिति ऊर्जा 0 है। ये इसको हम लिख सकते हैं हाफ m भी आई स्क्वायर माइनस कैपिटल G m e m अपान r e इक्वल टू हाफ m भी f स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए अब पलायन गतिज ऊर्जा जो होगी, जो इस पिंड को अगर इतनी ऊर्जा मिल जाए कि वो अनंत पे चढ़ जाए, तो कहने का मतलब जो पलायन गतिज ऊर्जा है वो अनंत पर तक उस पिंड को गुरुत्वीय क्षेत्र से अनंत तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होगी। तो हम लिख सकते हैं हाफ m भी a स्क्वायर इक्वल टू प्लस कैपिटल G m e m अपान r e इसके बराबर लिख सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब 1 और 2 से देखिए, हम माइनस जी एम बी एम अपन आर की जगह यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस हाफ एम भी ए स्क्वायर। तो समीकरण 1 और 2 से तो हम लिख सकते हैं हाफ एम भी आई स्क्वायर माइनस हाफ एम भी ई स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम भी एफ स्क्वायर। बच्चों इसको आप सॉल्व करिए तो हम लिख सकते हैं भी आई स्क्वायर माइनस भी ई स्क्वायर इक्वल टू भी एफ स्क्वायर, और अंतिम वेग जो होगा भी एफ वो हो जाएगा भी एफ इक्वल टू अंडर रूट भी आई स्क्वायर माइनस भी ई स्क्वायर। और यहाँ से भी आई क्या है, इनिशियल वेलोसिटी थी जो भी ई के 3 गुनी है, अर्थात हम लिख सकते हैं 3 भी ई स्क्वायर माइनस भी ई स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आप सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 9 भी ई स्क्वायर माइनस भी ई स्क्वायर, और ये हो जाएगा अंडर रूट 8 भी ई। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 8 भी ई। अब यहाँ से अगर हम भी की वैल्यू रखें तो ये भी एफ इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 8 इंटू 11.2, ये हो जाएगा इसके आ जाएगी 31.7 किलोमीटर प्रति सेकेंड जब इसकी वैल्यू आएगी। बच्चों आइए हम देखते हैं प्रक्षेप के द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई क्या होगा। मान लीजिए कि कोई पिंड है जिसका द्रव्यमान m है और उसको v वेग से प्रक्षेपित किया जा रहा है और वो h ऊंचाई पे जा रहा है, तो उसके जो प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा होगी u इक्वल टू होगी वो होगी g m माइनस जी एम ई। पृथ्वी तल पर स्थिति ऊर्जा होगी माइनस जी एम ई एम अपान आर ई, और पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर जो स्थिति ऊर्जा का मान होगा वो होगा u इक्वल टू माइनस कैपिटल जी एम ई एम अपान यू एच इक्वल टू आर ई प्लस एच। ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। जो इसमें डिफरेंस आएगा u माइनस यू एच, माफ करिएगा, स्थिति ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा यू एच माइनस यू, इसको हम लिख सकते हैं माइनस जी एम ई एम अपान आर ई प्लस एच माइनस, और यहाँ से देखिए माइनस कैपिटल जी एम ई एम अपान आर ई, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा यू एच माइनस यू इक्वल टू माइनस कैपिटल जी एम ई एम आर ई, यहाँ से देखिए प्लस कैपिटल जी एम ई एम आर ई प्लस कैपिटल जी एम ई एम एच अपान आर ई ब्रैकेट में आर ई प्लस एच, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। तो यू एच माइनस यू की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी कैपिटल जी एम ई एम एच अपान
RE प्लस H, और GME की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सिंस GME इक्वल टू GRE स्क्वायर, तो हम यहाँ से लिखते हैं UH माइनस U इक्वल टू, और यहाँ पे हो जाएगा GRE स्क्वायर MH। यहाँ से देखिए अगर RE कॉमन ले लें तो हम लिख सकते हैं RE स्क्वायर 1 प्लस H बाई RE। यहाँ से RE स्क्वायर से RE स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से हमें प्राप्त होता है UH माइनस U, और ये हो जाएगा MGH अपान 1 प्लस H अपान RE। यदि प्रक्षेप के द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई H है वो पृथ्वी के बहुत ही निकट है, अर्थात H नेग्लिजिबल होती है, तो वहां पे स्थितिज ऊर्जा जो में परिवर्तन होता है MGH होता है H ऊंचाई पे। लेकिन जब H बहुत ही ज्यादा दूरी पे हो तो उसमें जो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा वो UH माइनस U इक्वल टू MGH अपान 1 प्लस H अपान RE होता है। जब जिस भी वेग से अगर उसको किसी पिंड को प्रक्षेपित किया जाता है तो जैसे जैसे उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है वो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, और जब मैक्सिमम H ऊंचाई तक जाती है तो पूरी गतिज ऊर्जा जो हाफ mv स्क्वायर था वो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। हम लिख सकते हैं कि हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू mgh अपान 1 प्लस H अपान RE, और यहाँ से देखिए हम इसको सॉल्व करें तो v स्क्वायर इक्वल टू 2gh अपान 1 प्लस H अपान RE होगा। बच्चों यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो H की जो वैल्यू आएगी वो H इक्वल टू हो जाएगी v स्क्वायर RE अपान 2 स्मॉल g कैपिटल RE माइनस v स्क्वायर। ये होती है मैक्सिमम हाइट के लिए ये जो फार्मूला होता है। तो H इक्वल टू v स्क्वायर RE अपन 2 GRE माइनस v स्क्वायर। बच्चों आशा करते हैं आज का आपको ये व्याख्यान समझ में आया होगा। बच्चों कुछ होमवर्क नोट कर लीजिए और इसको घर पे करिएगा। धन्यवाद।